हेलो मेरे प्यारे साहिलियंस, आपका स्वागत करता हूं अपने इस क्लास में। आज का क्लास इंग्लिश, और हम लोगों ने अपने बुक का इट्स मीन प्रोज और पोइट्री सेक्शन का आज शुरुआत कर दिया है। बुक में हम लोग सबसे पहला चैप्टर आज लेने वाले हैं जिसका नाम है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, और जो कि मैंने आपको बिहार बोर्ड 2026 का मैंने जब आपसे क्वेश्चन डील कर रहा था, जब मैं क्वेश्चन बता रहा था, तो उसमें आप देख रहे होंगे कि इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर से कितने क्वेश्चन हैं। आगे के 4-5 चैप्टर इंग्लिश में बिहार बोर्ड में बहुत ही क्रूशियल होते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। उसे एकदम डीपली पढ़ जाना है ध्यान से। बाकी पीछे के भी चैप्टर उतने ही महत्वपूर्ण है, लेकिन अगर डीपली आप पढ़ जाइएगा तो ऐसा नहीं है कि आप पूरा लिख के नहीं आ पाइएगा, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन उससे आ जाते हैं आपको। लेकिन क्योंकि जब हम लोग पढ़ रहे हैं इंग्लिश, तो हम लोग ईच एंड एवरी सेक्शन को देखेंगे, जिसमें हमारा सबसे पहला आज चैप्टर है जिसका नाम है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। स्टार्ट कर दिया हमने। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर में अभी आपको करना क्या है? अभी करना है इस चैप्टर का नाम। तो आप लोगों को कॉपी ओपन कर लेना है और कॉपी में लिखना है चैप्टर नंबर 1। क्या लिखना है? चैप्टर नंबर 1। इस चैप्टर का नाम लिखना है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, और इसके बगल में या नीचे में ही लिख लेना है महात्मा गांधी। क्या लिख लेना है? महात्मा गांधी इसके लेखक है। और उसके बाद आपको लिखना है यहां पे ऐसे स्ट्राइक देके अबाउट द ऑथर, यानी हम लोग आज जो बात करेंगे वो ऑथर के बारे में बात करेंगे, यानी लेखक के बारे में। यही है, ये आपको लिख लेना है। अब जो जो लाइन मैं आपको बताऊंगा वो लाइन लिखते चल जाना है, पहले समझ लेना है। मैं ऑलरेडी अंडरलाइन कर दूंगा, ठीक है? पहले समझना है कि ये कहना क्या चाहता है, सेंस पूरा। तो आपको ये कहना चाहता है कि ये है महात्मा गांधी और इनके बारे में ये पूरा विवरण है, और इसी चैप्टर से रिलेटेड विवरण है। किस चैप्टर से रिलेटेड? इस चैप्टर से, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर एक ऐसा अध्याय है जो हमारे भारतीय सभ्यता के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में? भारतीय सभ्यता। और क्या है? कल्चर का मतलब होता है संस्कृति। क्या होता है? संस्कृति। भारतीय सभ्यता और संस्कृति, इसके बारे में बात हो रहा है। स्टूडेंट्स, इसमें गांधी जी के बारे में चर्चा है, तो गांधी जी का जन्म जरूर पूछेगा। तो आपको लिखना है मोहनदास करमचंद गांधी वाज बोर्न ऑन 1869 and died in 1948। महात्मा गांधी का जन्म 1869 को हुआ था। कब हुआ था? 1869 को। और उनका देहांत, उनकी मृत्यु 1948 को हुई थी। ही वॉज पॉपुलरली नोन एज बापू। उनको बापू के नाम से प्रसिद्धि मिली। उनको सभी लोग प्यार से बापू कहते थे। और द फादर ऑफ द नेशन, और हमारे राष्ट्रपिता भी ये कहलाए। Was more a spiritual leader than a politician. He was a more spiritual leader than a politician. वह एक राजनीतिज्ञ से ज्यादा अध्यात्म नेता थे, अध्यात्म के गुरु थे। स्पिरिचुअलिज्म का मतलब क्या होता है? अध्यात्म, यानी आध्यात्मिकता से वो जुड़े हुए थे। उनको आध्यात्मिक में जो जुड़ जाता है, उनको दुनियादारी, उनको बहुत सारी चीजों से कोई नफा नुकसान घाटा ये सब कुछ मायने मतलब नहीं रखता है। वो बस अपने शांति, दिमाग के शांति, कैसे समाज का कल्याण हो, इसके बारे में वो सोचते हैं। कौन? यहाँ पे महात्मा गांधी। और जो भी स्पिरिचुअलिज्म के आधार पे चलता है, जो भी अध्यात्म के आधार पे चलता है, उसको दुनिया का माया मोह जो होता है, जैसे मेरे पास खूब अथाह पैसा रहे। कभी भी गांधी जी को सूट बूट जूता वूता में देखे? सबसे शुरुआत में देखे होंगे जब गांधी जी साउथ अफ्रीका गए थे, जब गांधी जी एडवोकेट की पढ़ाई करने गए थे। लेकिन जब भारत आए तब भी उनको देखिएगा कि जिस समय तुरंत भारत आए थे उस समय में भी वो वकील के वेशभूषे में थे। बहुत ही अच्छा उनका पर्सनालिटी था। लेकिन जब वो जमीनी स्तर से जुड़े, जब वो लोगों को देखे, तो कह रहे कि ये क्या है, ये हमारे देश के लोग हैं, ये हम ही है। फिर उनके बाद इनमें इतना परिवर्तन आया कि फिर कभी वो सूट बूट पहनना छोड़ दिए और कभी दिखे ही नहीं उसके बाद।
एक धोती गंजी या नहीं तो बहुत ज्यादा तो एक धोती में वही लपेटे हुए रहते थे। यही इनका शारीरिक वेशभूषा बन गया। He successfully used truth and non-violence as the chief weapon। ये भी आपको लिखना है, ये सारे लाइन वन बाय वन लिख देना है। Non-violence as the chief weapon against the British rule in India and helped the gain independence। इन्होंने सच्चाई, ट्रूथ का मतलब क्या होता है? सच्चाई। नॉन वायलेंस का मतलब होता है अहिंसा। इसकी राह पर चलते हुए हमारे देश को आजाद कराया, किससे? ब्रिटिश रूल से, यानी अंग्रेजी शासन से। और हमारा देश आजाद हुआ इनके नीतियों पर चलते हुए, इनके पॉलिसी पे चलते हुए। गांधी जी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, एमवीवीआई रखिएगा इसे। फ्रॉम 1915 टू 1948 ही कंप्लीटेड डोमिनेंट इंडियन पॉलिटिक्स। गांधी जी 1915 से 1948 तक, 1915 से 1948 तक पूर्ण रूप से किसमें? पॉलिटिक्स में डोमिनेट कर रहे थे। क्या कर रहे थे? डोमिनेट पॉलिटिक्स में। यानी ये 1915 में जब भारत आए तो बहुत सारे चीजों को उन्होंने देखा, भारत की स्थिति को देखा, वो स्थिति बहुत खराब थी। फिर जब ये पॉलिटिक्स में एंट्री मारे तो कब तक मारे? 1948 तक, जो कि इनका मृत्यु समय है। यानी अंत तक इन्होंने पॉलिटिक्स ज्वाइन की। और पॉलिटिक्स से ज्यादा क्या थे? स्पिरिचुअल लीडर थे। पॉलिटिक्स किसके लिए? देश को आजादी के लिए। He died at the hand of fanatic on the 13 जनवरी 1948। इनकी मृत्यु हो गई। फेनेटिक हैंड का मतलब होता है इन्हीं के, जैसे नहीं होता है हमारे देशवासी के हाथों से। कौन मारे थे? पता होगा आप लोगों को, नाथूराम गोडसे। ये सब ध्यान होना चाहिए। कौन मारे थे? नाथूराम गोडसे, 30 जनवरी 1948 को। तो ये डेट भी पूछेगा, कब? 30 जनवरी 1948। हिज ऑटोबायोग्राफी, ये भी यहां से लिखना है, फिर पैराग्राफ चेंज करते हुए सब लाइन को लिखना है। हिज ऑटोबायोग्राफी। अब ऑटोबायोग्राफी और बायोग्राफी में क्या अंतर है, बता सकते हैं आप लोग? ठीक है, बायोग्राफी मतलब किसी और के द्वारा। अगर हम सचिन तेंदुलकर के बारे में लिखते हैं कि वो कैसे हैं, तो वो हो जाएगा बायोग्राफी। सचिन तेंदुलकर अगर अपने बारे में खुद लिखते हैं तो वो हो जाएगा ऑटोबायोग्राफी। तो इनकी ऑटोबायोग्राफी यानी इन्होंने खुद लिखी है, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ एंड द न्यूमरस आर्टिकल दैट रोट फॉर यंग इंडिया। ये बहुत, ये भी वीवीआई है, इसको भी पैराग्राफ चेंज करके लिख लीजिएगा। यानी इनकी अपनी जीवनी लेखन में इन्होंने बहुत सारी बातें, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, कि मेरा अनुभव क्या रहा सच्चाई के साथ, और बहुत सारे आर्टिकल इन्होंने लिखे यंग इंडिया पे। यंग इंडिया यानी हमारा नौजवान भारत। एंड द स्पीचलेस दैट ही डिलीवर्ड ऑन द डिफरेंट ओकेजन, और सॉरी द स्पीचेस, यानी बहुत सारे अवसरों पर इन्होंने भाषण दिया है। रेलिवेंट हिम नॉट ओनली एज ओरिजिनल थिंकर बट ऑल्सो एज अ ग्रेट मास्टर ऑफ चास्टिक। ये इनको एक सच का सोचकर्ता या बेहतरीन शख्सियत नहीं बनाता है, बल्कि एक बेहतरीन पवित्र आत्मा के रूप में भी दिखाता है कि किस प्रकार के शख्सियत है। चास्टे का मतलब वही होता है पवित्रता से। यानी जो भी इनका भाषण होता था वो लोगों को जागरूक करने के लिए होता था। और इन्होंने सबसे पहले ही लाइन में बता दिया है कि ये अहिंसा और सत्य के राह पर चलते थे। यानी आपने बहुत बार सुना होगा कि गांधी जी को अगर कोई एक थप्पड़ मार देता था तो वो क्या करते थे? दूसरा गाल भी दे देते कि लो मार लो। इट्स मीन वो ऐसे थे कि तुमको अगर मुझको मारने से शांति मिलती है तो मार लो भाई। ये होता है एक सही व्यक्तित्व का सूझबूझ। जैसे एक कल्पना कीजिए कि अगर आपको कोई गाली बका, आप तो बहुत गुस्से में आ जाइएगा, लगे कि उसको मार के एकदम चीर फाड़ दे, गर्दा मचा दे। उससे क्या होगा? और समस्याएं बढ़ते चली जाएंगी। इन्हें मारना, उन्हें मारना, उन्हें मारना। वो आपको गाली बका, गाली पड़ा क्या? अरे समझदार व्यक्तित्व का, जैसे हम इस पे डीप नहीं जा रहे, वो आपकी इच्छा है कि क्या है, लेकिन एक समझदार व्यक्ति क्या करता है? एक समझदार व्यक्ति करता है कि एक बहुत ही छोटा कहावत है, बहुत प्राचीन समय से चलते आ रहा है कि हाथी चले बाजार, कुत्ता भौंके हजार। अगर जिस समय में ये चीज आपके मन में आ जाएगा, उस समय में सारी दुख दुविधाएं, सारी चीज खत्म हो जाएगी। वो गाली बक्के क्या करा? हाँ, अब के समय में ऐसा हो गया है कि एक और चीज है, जैसे को तैसा। क्या होता है? जैसे को तैसा, यानी जो जैसा करे वैसा उसके साथ भी होना चाहिए। और इसके पर एक और नाम आता है जिसका नाम है कर्मा। क्या नाम है? कर्मा। बहुत ही बेहतरीन नाम है। यानी आपने कई बार सुना होगा कि
एक परिवार है, छोटा सा स्टोरी बताते हैं, बहुत ही सुंदर स्टोरी है। एक परिवार है जिसमें एक माता पिता है, एक बेटा पुतोह है और उसके बच्चे हैं। अगर बेटा पुतोह अपने माता पिता को अच्छा से केयर नहीं करता है, वही माता पिता जो अपने बच्चे को उंगली धरा के चलाना सिखाया, हर एक वो चीजों की ख्वाहिशें पूरी की अपने पैसे को काट कर। आपने कई बार ऐसे छोटे छोटे दृश्य देखे होंगे कई जगहों पर कि पिताजी के पास पैर में चलने के लिए चप्पल नहीं है, लेकिन फिर भी उसके बेटे को नया जूता खरीद के दे रहे हैं। पहनने के लिए शर्ट नहीं है, लेकिन फिर भी उसको नया शर्ट खरीद के दे रहे हैं। यानी वो चाह रहे हैं कि मेरा जो पुत्र है या जो मेरा अपना संतान है, उसको वो कमी नहीं मिले जो मैं झेल रहा हूं, उसको वो सारी खुशियां मिले। तो उस संतान का क्या फर्ज बनता है कि आगे भविष्य में जब मेरे पिताजी मेरी माता जब बूढ़ी हो तो उसको हम क्या करें, उसको हम सहायता करें, उसको कभी भी अकेला नहीं छोड़े। जैसे बचपन में उन्होंने हमें कभी अकेला नहीं छोड़ा, उनके हर एक बात को माने, उनके हर एक जरूरतों को पूरा करें, क्योंकि वो बुढ़ापे में हमारे ऊपर निर्भर हो जाएंगे। लेकिन आज के इस समाज में क्या चल रहा है कि अगर शादी होने तक ठीक है, अब तो शादी से पहले ही कई ऐसे दृश्य आप देखिएगा कि जो आपको बहुत ही हताहत कर देगा, एकदम दिल रुला देगा, ऐसी ऐसी चीजें। लेकिन अभी के सिचुएशन में ऐसा मिल रहा है कि शादी होने के बाद बेटा पुतोह अपने अपने दुनिया में खुश है और माता पिता को क्या हो रहा है कोई फर्क नहीं। कितना तो है कि वो वृद्धाश्रम में जाके छोड़ देता है, रोड पर छोड़ देता है कई बूढ़ी माताओं को। तो आगे जाकर जो उसके पिता और जिसके पुत्र है, जैसे कि पिता जो दादा दादी वाला पोता पोती, वो क्या सीख ले रहा है कि मेरे माता पिता जब हमारे दादा दादी को छोड़ के क्या जरूरी है कि वो उसके साथ में रहेगा। इसी को कहते हैं कर्मा, यानी जो अगला जनरेशन है वो भी इसके साथ ऐसा ही होगा। और ये देख लीजिएगा, ये लिखा हुआ है, इसी को कहते हैं कर्मा। समझ में आया जो हम बोल रहे हैं, क्या बोले? यानी आप जिसके साथ जैसा कीजिएगा, भले ही आज आपके साथ वैसा ना हो, लेकिन भविष्य में आपके साथ आगे जाकर वैसा होना ही होना है। अगर इस जन्म में नहीं हुआ तो अगले जन्म में होना है। कई बार ऐसे महात्माओं जो महात्मन पुरुष है उनसे सुनते होंगे कि हे पंडित जी, चाहे जो भी, हे पौरुष या हे महात्मा, मेरी स्थिति इतनी दयनीय क्यों है? मैं क्या गलती किया हूं? मैंने इस जन्म में तो किसी को मतलब मैंने इसमें तो किसी को क्षति नहीं पहुंचाया है, किसी को कष्ट नहीं दिया है। तो कई बार एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, प्रेमानंद जी महाराज ने कई बार कहा है कि ये पिछले जन्मों का पाप है आपका, और सबको इसी सृष्टि में भोग के जाना है। यानी ये जो योनि होता है जिसमें हम लोग गुजर रहे हैं, इसी में भोग के जाना है सभी को। तो हमें जिसके साथ भी जो भी करना है वो प्योर हार्ट से करना है, शुद्ध दिल से करना है। अरे नहीं करेंगे हम हाथ जोड़ लेंगे, लेकिन जब करेंगे तो उसको करेंगे। खास करके तो अपने ब्लड रिलेशन के साथ कभी भी ऐसा गलती नहीं करना है, अपने माता पिता के साथ। उनके विश्वास पे हमें खरा उतरना है, जो विश्वास जता रहे हैं उनको वो सभी कुछ हमको देना है जो हमारे लिए कर रहे हैं कि नहीं, सारा कुछ। तो यहां पर मैंने गांधी जी के माध्यम से आपको एक छोटा सा उदाहरण समझाया जो लास्ट ले आता है कर्मा। गांधी जी तो मरे ना, लेकिन आगे आने वाले समय में हमारा देश जो आजाद हुआ, भले हमारे देश को बहुत लोगों ने लूटा है, लेकिन क्या हम लोग अभी कैसे स्थिति में है? नहीं जी रहे हैं, नहीं खा रहे हैं। हमारा देश चौथी इकोनॉमी में शामिल हो गया है। एक समय में, जिस समय में हमारा भारत देश आजाद हुआ था और भारत पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ था, उस समय का दृश्य आप देखिएगा, आप रोज आइएगा देखकर। जो माताएं हैं, जो बूढ़े बुजुर्ग हैं, उनके शरीर पे कपड़ा तक नहीं है, एकदम फटा चिटा काले कलूटे लोग लग रहे हैं, एकदम बच्चे नंगे पुंगे लग रहे हैं, एकदम ऐसे करके कई दृश्य हैं। नेट पे सर्च कीजिएगा, आ जाएगा कि द पिक्चर ड्यूरिंग पार्टीशन टाइम, द इंडिया पाकिस्तान। और कई लोग अंग्रेज वगैरह एकदम सूट बूट पहन के खड़ा है ऐसे। सब चीज जितना हमारे अंदर का, इस धरती का, इस भारत देश का जितना समृद्धि था, सब उसने चूस लिया। लेकिन आज देखिए ब्रिटेन का कहीं नाम नहीं है। ब्रिटेन है क्या चौथी या तीसरी इकोनॉमी में? खोज के देखिए, नहीं है। लेकिन यही देखिए कि धीरे धीरे किसी को भी कितना भी कोई प्रताड़ित क्यों ना कर दे, हमें हर एक कदम बढ़ाते रहना चाहिए, एक एक कदम आगे बढ़ाते रहना चाहिए। गांधी जी का ये कहनाम था कि हम सत्य अहिंसा के राह पर चलकर ही हम अपने देश को आजाद करेंगे। कई स्वतंत्रता सेनानियों ने बलिदान दी,
लेकिन उसके साथ साथ में गांधी जी का योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। कहते हैं यहां से आइडियोमेटिक इंग्लिश इन द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट। अब ये बात कर रहे हैं कि इस एक्सट्रैक्ट में, यानी ये जो है फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट में, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, इस एक्सट्रैक्ट में भारतीय सभ्यता और हमारी संस्कृति, गांधी जी किसके बारे में बात कर रहे हैं? साउंड फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, यानी ये नींव डाल रहे हैं या इसके बारे में बात करें कि हमारी भारतीय सभ्यता क्या है। विच हैज सक्सेसफुली विथस्टूड द पैसेज ऑफ टाइम, जो समय के साथ साथ एकदम सफलता पूर्वक अभी भी खड़ा है, अभी भी अडिग है हमारी संस्कृति। और रियली ये फील कीजिए कि अभी भी हमारी संस्कृति जस के तस जैसे पहले थी। The Western civilization which has tendency to privilege materiality cannot match the Indian civilization that elevate the moral being. पश्चिमी सभ्यता जो वस्तुओं के पीछे भागती है, किसके पीछे भागती है? वस्तुओं के पीछे, मैटेरियलिज्म जिसको वस्तु के पीछे बोलते हैं, यानी हम ये बना देंगे, हम वो बना देंगे, हम इंडस्ट्री कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। वो आज कहां है? ये हमारे भारतीय कल्चर से मैच नहीं करती है, क्योंकि भारतीय कल्चर जो है, हमारी भारतीय संस्कृति, वो एलिवेट का मतलब व्याख्या करना, प्रस्तुत करना, वो मोरल बीइंग को प्रस्तुत करता है। किसको प्रस्तुत करता है? मोरल बीइंग। मोरल बीइंग का मतलब होता है नैतिकता को, यानी सही गलत को वो दर्शाता है। आपने सुना होगा अध्यात्म कहां से निकला? हमारे भारत से। स्पिरिचुअलिज्म जिसको हम कहते हैं, योगा कहां से निकला? भारत से। कई चीजें हमारे भारत देश ने केवल भारत के लिए ही नहीं, इस विश्व के लिए दिया है। और ये आज से नहीं, बहुत प्राचीन समय से ही है, जिस समय में हमारा अखंड भारत हुआ करता था। क्लास 11th है, आपने बहुत बखूबी पढ़ा है, नालंदा एंशिएंट सीट ऑफ लर्निंग पढ़ाया था मैंने ना, कि नालंदा एंशिएंट सीट ऑफ लर्निंग जो है, उस समय में कई विदेशों से लोग आते थे और यहाँ पे पढ़ते थे, पढ़ाई का यानी ज्ञान का विस्तार। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जब चाइना को पेपर का ज्ञान हुआ, सबसे पहले पेपर का ज्ञान चाइना को ही हुआ था, सिल्क को भी ज्ञान चाइना को ही हुआ था। वो कई सदियों तक छुपा के रखा था इस बात को कि नहीं, दुनिया को पता चल जाएगा। लेकिन हमारा भारत देश कभी भी कोई चीज को डिस्कवर करता है तो छुपाता नहीं है, क्योंकि वो पूरे देश के हित के लिए होगा। जैसे कि अभी सबसे बड़ा एग्जांपल है, कोविड-19 जब आया था तो पूरी दुनिया में होड़ मच गया कि वैक्सीन बनाना है, वैक्सीन बनाना है। हम लोग भी घर में बैठ के ही इंतजार कर रहे थे कि कब वैक्सीन आएगा, और जो देश वैक्सीन बनाएगा, मैं बैठ के ही कहता था कि जो देश वैक्सीन बना लिया वो देश सबसे अमीर बन जाएगा, क्योंकि अभी सब कोई को जरूरत है। क्योंकि कोविड इतना बड़ा पेंडेमिक बन गया था कि सब कोई को लग रहा था कि यार इससे मर जाएगा आदमी, तो खरीदेगा ही, चाहे वो 100 रुपए में दे, 200 में दे, 1000 में दे, 1700 में दे, 5000 में दे। आपको पता है जो रशिया ने वैक्सीन बनाया था स्पुतनिक, उसका दाम लगभग 1700 से 2000 के करीब में था, आप देखिएगा सर्च करके। लेकिन हमारे भारत देश ने जो वैक्सीन बनाया, रशिया का परसेंटेज ऑफ जो वैक्सीन का था, मतलब क्योर करने का, वो कुछ ज्यादा था, और हमारे भारत देश का भी कोई कम नहीं था सारे चीजों का। हमारे भारत देश में 2 बना, एक बना कोविड शील्ड और दूसरा बना कोवैक्सीन। क्या आपको पैसा कभी लगा इस वैक्सीन को डलवाने में? नहीं लगा। यहां तक कि पूरे विश्व भर में यहां से क्या किया गया, एक्सपोर्ट किया गया वैक्सीन को, समझे, ताकि हमारे भारत देश ही नहीं पूरे विश्व का भला हो। और यही कारण था कि आज विश्व में भारत का बहुत बड़ा नाम है, कि कभी भी कोई दुख में होता है तो भारत सबसे पहले आगे आके काम करता है। अभी के समय में ये बात बहुत ज्यादा जचती है कि भारत जो है, भारत को गुरु क्यों कहा जाता है? अभी के समय में बहुत चर्चा चल रहा है कि भारत जो देश है ये गुरु है। गुरु का मतलब पूरे विश्व का गुरु है। अगर कोई देश गुरु बनेगा, विश्व गुरु बनेगा, तो वो कौन होगा? हमारा भारत होगा, विश्व गुरु। गुरु का काम क्या होता है? सभी को अच्छा सीख देना, यही चीज है। यहां पर भारत का भी ये काम है, अच्छा सीख देना। कोई परेशानी क्या? ये था हम लोगों का आज का सेशन, जिसमें हमने अबाउट द ऑथर पढ़ा, लेखक के बारे में पढ़ा और लेखक के बारे में जाना, गांधी जी के बारे में जाना। और इससे जो भी मैंने अंडरलाइन किया है, आप इसे 1 बाय 1 लिख के हमको दिखाइए अभी तुरंत। ये यहां तक में आपको लिख देना है, यही है आपका अबाउट द ऑथर कंप्लीट, कुछ छटे कटेगा नहीं, ठीक है। पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा। मैंने यहाँ पे वाज बोर्न ऑन एंड डाइड लिख दिया है। ही वाज पॉपुलरली नोन एज बापू एंड द फादर ऑफ द नेशन।
ही वाज मोर स्पिरिचुअल लीडर देन अ पॉलिटिशियन, सब से एक एक एमसीक्यू आपका आ सकता है। हु वाज अ मोर स्पिरिचुअल लीडर देन अ पॉलिटिशियन? महात्मा गांधी। ऑटोबायोग्राफी ऑफ महात्मा गांधी इज व्हाट? माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ। ये सब क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो चलिए जल्दी से राइट डाउन कीजिए। मिलते हैं अगले क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून इन द नेक्स्ट क्लास।